हाँ। जो द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड, वी वेर देयर। हम्म। दूसरी बात आती है कोयले की। हम हमारा सिर्फ कोयला जलाते नहीं है। आपने बांग्लादेश का सुना होगा। हम्म। ये जो शेख हसीना की जो सरकार गई, हाँ। तो उसमें कोल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हम्म। ऑस्ट्रेलिया से, क्वींसलैंड से कोल आता है। झारखंड हाँ। में हमारे गोड्डा पावर प्लांट बनाया हम्म। है, वहां पे डंप होता है। वहां हम जलाते हैं उसको, पूरे एरिया को पॉल्यूट करते हैं। 100% ट्राइबल एरिया है। और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है बांग्लादेश। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का स्टेटस भी दे दिया गया। और आज की दिन स्थिति यह है कि उसी प्रोजेक्ट के कारण शेख हसीना की सरकार चली गई, मगर हम यहाँ पे हाथ लगा के चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वी आर द सफरर्स। अब लोग आवाज उठाए तो क्या होता है। हियर इज अ वन पर्सन, दिलहरन, इज फ्रॉम कोरबा, जो अभी आपने बात किया, ये दूसरे एरिया का है। उनके यहाँ जन सुनवाई नहीं हुई, पब्लिक हियरिंग नहीं हुई, और कंसल्टेशन नहीं हुआ। वो रिटर्न सबमिशन दे दो, आपको डेट सच एंड सच डेट। तो दिलहरन जी, यदि आप अपनी बात शॉर्ट में रखते हैं और राहुल जी से बात करना चाहते हैं तो करिए उसको। टू द पॉइंट जाइएगा, टाइम खराब ना हो। जी, सुन रहे हैं मेरा मत? जी, नहीं, बताइए मेरा आप। मेरा आवाज जा रही है ना सर? हेलो। हेलो। हाँ, मैं कहना चाह रहा था सर कि आपका आवाज कट रहा है। ऑल इंडिया क्षेत्र में, हाँ पता नहीं कैसे कट रहा है। अभी ठीक है, बोलिए। ऑल इंडिया। फिर कट रहा है। आपका नेटवर्क देख लीजिए, तब तक हम लोग और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको ले लेते हैं। यस, शिवानंद भाई। जी प्रवीण जी। हाँ, कोई और क्वेश्चन हो तब तक। इनका नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा इससे है। मुझे लगता है कि जो हैंड रेज है वो आरटीआई से संबंधित है, पर हम एक चीज यहाँ पर राहुल जी से पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ये प्रदूषण को लेकर के जो अपन बात करते हैं, तो शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। और हम इसको देख रहे हैं कि ये हर मतलब हर वर्ष ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस पर क्या किया जा सकता है? ये तो कोर्ट को भी पता है, इन इन्वायरमेंटलिस्ट जितने हैं उनको सबको पता है, वो भी अपनी वॉइस रेज करते रहते हैं। आम जनता को भी ये जानकारी है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या किया जाए इसके लिए? राहुल जी। राहुल जी का नेटवर्क हमें लगता है कुछ इशू हो गया है। आज मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुआ था। राहुल जी सुन पा रहे हैं? थोड़ा दिक्कत है, उनका आवाज स्क्रीन हिल भी नहीं रहा है। हमें लगता है कि कुछ फिक्स हो गया, वो नेटवर्क का इशू चल रहा है। हमें लगता है कि वो बाहर भी चले गए हैं, वापस आएंगे तब तक हम इसको देखेंगे। तो प्रवीण जी महेश ये जो पंड्या का इशू, मैसेज आ गया था, ही विल टेक अनदर 5-6 मिनट्स। हाँ तब तक हम यहाँ पर हमारे बीच में बीरेन ठक्कर साहब हैं, वो भी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे, तो हम तब तक उनको इनवाइट कर लें। बीरेन जी सुन पा रहे हैं? फिलहाल हेलो। हाँ जी, हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बीरेन जी होल्ड करिएगा, राहुल जी जुड़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो तो, तो राहुल जी, जैसे हमने एक सामान्य सा प्रश्न किया, एक लेमैन की भाषा में, जो हर कोई जानना चाह रहा है कि इतने सारे इश्यूज तो हैं, क्लाइमेट चेंज की सारी चीजें आ रही है, लेकिन एक कॉमन जो हम सब डे टू डे इसको फील करते हैं कि शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कंक्रीट का जो जंगल है वो बढ़ता जा रहा है, और हमारे जो वैसे एक ऐसे जो हमारी हरियाली है, जो वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक्सपेंशन शहरों का हो रहा है, शहरीकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं लोग। मतलब सरकारें बहुत तेजी से शहरीकरण पर वो कर रही हैं, मतलब उसको डेवलप कर रही हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ये इन्वायरमेंट का, और इस तरह से पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी सरकारें जानती हैं, फिर भी ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप लोगों जैसे एक्टिविस्ट हैं जो इन्वायरमेंट के फील्ड में लगातार इस स्तर तक काम कर रहे हैं, रिसर्च मतलब संगठन है बहुत सारे जो अपने रिपोर्ट्स टाइम टाइम पर देते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब ऐसा क्यों नहीं हम आइडिया सोचते कि जैसे अभी कभी आप विदेशों में रहे होंगे, वहाँ पे जैसे शहरों को आप देखते हैं, आप जैसे जर्मनी वगैरह में आदमी जाए तो मतलब
हम देखते हैं कि ये मकानों के बीच में ही, पहली बात तो बहुत ज्यादा गगनचुंबी इमारतें भी नहीं होती हैं, और दूसरी बात उनके बीच में ही बहुत सुंदर पार्क होते हैं, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, काफी साफ सुथरी साफ सफाई होती है, सारी चीजें। लेकिन हमारे यहाँ वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, और हम शहरों के पीछे इतना ही पागल हैं कि मतलब हर जगह वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और हर तरह से, और मतलब पॉल्यूशन तो बिल्कुल हम केयर ही नहीं करते हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है आने वाले समय में, और क्या अपन कर सकते हैं इसके लिए, सरकारें क्या करेंगी इसके लिए? देखिए, शहरीकरण मतलब ये, अगर जो आपने बात कही उसमें एक नहीं बहुत सारे मुद्दे एक साथ जी। लिंक्ड है। सबसे पहले अगर आप शहरीकरण की बात करें तो इसका मुख्य कारण पलायन ही है कि आपके जो छोटे शहर में या गांव में आपके रोजगार नहीं होने से जो पलायन हो रहा है, तो वो सब शहर के बारे आ रहे हैं। दूसरा ये है कि अब एक छोटी सी बात आप ले लें कि प्लास्टिक का प्रदूषण, पूरे शहर में प्लास्टिक है, आप गांव में भी पहुंच गया, आपने कानून बना दिया कि प्लास्टिक बैन है, लेकिन कोई भी ऐसा प्लास्टिक नहीं है जो कि जो बैन प्लास्टिक जो आपको मिलेगा नहीं। इसको अब यहाँ जो आपका सरकार का पॉलिटिकल मॉडल है, जिस तरह से जिसमें उनको जितना पैसा चाहिए, अब प्लास्टिक कंपनियां उनको कितना चंदा देती है ये हमें नहीं पता। टेट्रा पैक या फिर जो आपके शैम्पू के पाउच है, वो जिस तरह से हैं वो क्यों आ रहे हैं मार्केट में, जबकि वो कलेक्ट करके आपका उसका ये बनाया नहीं जा सकता। शहर में जितना प्रदूषण का जो मुद्दा है, आप देखें यहाँ, शायद इसलिए कि यहाँ पर आपका बहुत सारा मशीन लगी हुई है मेजरमेंट की। आप छत्तीसगढ़ के चले जाएं इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहां शायद यहाँ से ज्यादा पोल्यूशन होगा, लेकिन क्योंकि वहां पर आपका मेजर नहीं किया जा रहा है इसलिए वहां पे प्रदूषण नहीं हो रहा है। शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ 80s में ही यहाँ से कितने इंडस्ट्रीज को बाहर निकाला गया। अब जो आपके पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे उसको आपने शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ से निकाल दिया, आपने प्रदूषण नहीं कम किया, आपने उस इंडस्ट्री को बाहर कर दिया। मतलब आप कहीं और जाके प्रदूषित कर सकते हैं, छोटे शहर को प्रदूषित कर सकते हैं। और दूसरा ये किया कि आपने जो इंडस्ट्री का जो पूरा वर्कफोर्स है उसको यहाँ से आपने बाहर निकाला। तो फिर यहाँ पे आप देखें जैसे गाड़ियों के बैन का चल रहा है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी, तो 15 साल से पुरानी गाड़ियां आपके दिल्ली में प्रदूषण कर सकती है लेकिन बाहर नहीं कर सकती। तो अब ये किसके प्रभाव में आया? क्योंकि इस तरह के जो डिसीजंस हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ी है वो आपका प्रदूषण ही होगा, ये आपके सरकार की नाकामी है कि आप गाड़ियों के प्रदूषण चेक नहीं कर सकते। जब ये केस आ रहा था उस समय ही मुझे किसी बड़े अधिकारी ने ही बताया कि ये जितने ट्रक्स हैं ये सारे फिटनेस सर्टिफिकेट, एक दिन में अगर किसी एक सेंटर पे 40 ट्रक को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि उनको बस कागज थमाया जा रहा है, कोई उनको चेक नहीं कर रहा। तो अगर आपके ट्रक्स या गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब मतलब छोटे छोटे मुद्दे हैं। ब्रिकलिंस है आसपास में, ब्रिकलिंस में सारे पुराने टायर्स जलते हैं। आप वहां पर 5 साल पहले, आपने 7 साल पहले बोला कि सारे ब्रिकलिंस को गैस फर्नेस में जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट को एक तरह का इक्विपमेंट लगाना था जिससे प्रदूषण रुकेगा, ये 2017 में नोटिफिकेशन आया सरकार की तरफ से। 2017 से 2024 हो गए। 2017 में टाइमलाइन थे, लास्ट टाइमलाइन थी कि आपको सबको इसमें FGD एक होता है, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, उसका शायद बहुत महंगा कुछ इक्विपमेंट है जिसको लगाना होगा, और उसकी टाइमलाइन दी गई थी। आज मुश्किल से 2 या 3 ने कंप्लाई किया होगा, और किसी ने नहीं कंप्लाई किया, और किसी को ये चिंता नहीं है कि उनके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो टाइमलाइन एक्सटेंड हो रहा है और सरकार खुद एक्सटेंड करा रही है। तो सरकार की मंशा तो कुछ और है इसमें, कहीं वो न प्रदूषण कम करने का मंशा है और नहीं किसी तरफ से है। एक चीज और भी आती है एक्सप्लॉयटेशन की, जैसे हम ये सरकार से कहते हैं कि ये हर चीज का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो केंद्रीय सरकार इसको सेंट्रलाइज कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे नजदीक ले लीजिए, एक सिंगरौली है जो कोयले का क्षेत्र है, और इसी तरह से एक पन्ना है जो हीरा जहाँ पे बहुत ज्यादा खनन होता है, पाया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन क्षेत्रों के लोगों की जो डेली की जो मतलब इनकी लाइफ है, इन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
दिन प्रतिदिन इनका खराब होता जा रहा है, इनका एनवायरनमेंट इतनी खुदाई से, इतने खनन से इनका खराब होता जा रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट पूरा इनका डिस्टर्ब हो रहा है। इनको इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि इनको फाइनेंशियली भी लाभ नहीं हो रहा है। इन लोगों को, पन्ना के लोगों को, सिंगरौली के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसको सरकार पता नहीं किन कंपनियों को देती, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के लूट करके ले जाती हैं। केंद्र केंद्र सरकार क्या कर रही है पता नहीं इनके लिए। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि यदि आप, हम कहते हैं कि कोई खनन या कुछ इस तरह से कुछ करते हो जो पॉल्यूशन करके और लोगों को नुकसान पहुंचा करके कर रहे हो, इतना ज्यादा फायदा ले रहे हो, तो उस क्षेत्र के लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है कि उस क्षेत्र को एक पहले उस मतलब कम से कम इतनी इतनी रकम, इतना फायदा तुम ले रहे हो, इतना ज्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब हीरे की जो बात करें, अपन कोयले की बात करें, तो कोयला एक तरह से ब्लैक डायमंड ही है इस तरह से। तो इतना सब लेने के बाद भी वहां के लोगों को ये सिर्फ बीमारी परोस रहे हैं, और वहां पे जीना मतलब मुश्किल है। वहां पे आप चले जाइए जहाँ ये सब क्षेत्र है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, हमें लगता है, राहुल जी। नहीं, आपने सही बात बोली। आप जहाँ जो भी माइनिंग एरिया है, चाहे आप उड़ीसा की देख ले, छत्तीसगढ़ की देख ले, या किसी और क्षेत्र की देख ले, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर आपके पास से इतना ज्यादा अगर खनिज पदार्थ निकल रहा है, आपके रिसोर्सेस निकल रहे हैं, तो वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर होना चाहिए। लेकिन भारत में आप देखेंगे उन सब क्षेत्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे नीचे है। चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आपका एजुकेशन में हो, या हेल्थ में हो। इन तीनों क्षेत्र में उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उड़ीसा जो काला हांडी जहां सबसे ज्यादा माइनिंग हो रही है वहां का आप देख लें, भुखमरी है। तो ये बस एक तरह से मतलब छलावा है या भटकाने के लिए है कि यहाँ माइनिंग करके हम वहाँ का विकास करेंगे। वो माइनिंग करके, माइनिंग से उस क्षेत्र का आज तक कहीं पे भी विकास नहीं हुआ। अभी तक हिस्ट्री में कहीं कुछ नहीं ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है। इसका सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होता है, और सरकार इसको पता नहीं क्या करती है, वो हम आम आदमी की बिल्कुल समझ के परे है। और ये बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हमारे ख्याल से। प्रवीण जी कह रहे थे कि महेश पंड्या साहब आ चुके हैं, जुड़ गए हैं। तो प्रवीण जी, उनका स्वागत करें, बुलाएं, और आगे का कार्यक्रम संचालित करें। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, राहुल जी रुकिएगा, महेश भाई का परिचय करा दूं, फिर आपसे एक बात भी करना है। महेश भाई पंड्या, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र के नाम से एक संस्था है, एनजीओ जो चला रहे हैं, उसके आप डायरेक्टर हैं। आपने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस इन 1996 में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ एनवायरनमेंट सेल में साथ में जुड़े, और पर्यावरण में विषय पर आप एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट आप कॉलेज डेज से बहुत एक्टिव थे। ये आपका इस पर्यावरण के प्रति आपका प्रेम और कंसर्न्स दोनों को बता रहा है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं कि जो कोयले की और उत्खनन और जो सरकार की जो थियरी और ये सब चीज की बात होती है, तो उसमें हम आपका अनुभव और आपके विचार भी लेंगे। तो बी रेडी, तब तक मैं राहुल जी से एक बात करके फिर आपके पास आऊंगा। तो राहुल जी, महेश भाई, दिस यू आल्सो लिसन टू दिस थिंग। Okay, sure. या एक पेरिस एग्रीमेंट 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पेरिस एग्रीमेंट 2014 के अंदर भारत ने सिग्नेचर में, इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी। 2030 2030 तक हमको कोयले का टोटली जमीन से निकालना बंद करना है। फिर भारत सरकार ने कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर प्ली किया कि हम, आप तो विकास कर लिए, हम तो अभी विकास की दौड़ में पीछे हैं, वी नीड सम एक्स्ट्रा इयर्स। तो फिर उनको शायद 2-5 साल की कुछ एक्स्ट्रा परमिशन मिली है, आई एम नॉट श्योर, मगर मिला है, ये बात पक्का है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, जब इट इज डिसाइडेड कि हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी है, विंड एनर्जी की बात करें या दूसरे हाइड्रो पावर की बात करें, सब चीज करें, बट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट थिंग, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है ओवर विच द राइट ऑफ द पीपल इज प्राइमरी, उसको हम उजाड़ के प्रदूषण फैला रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट में हम जो सरकार है वर्ल्ड के लीडर्स के, वहां पे भी हम झूठ परोस रहे हैं। तो व्हाट यू कमेंट ऑन दिस? देखिए वो अब कितने भी इंडिया जितने भी एक क्लाइमेट मीटिंग्स में जाती है, पेरिस एग्रीमेंट एक उसमें से एक माइलस्टोन कह सकते हैं, बट कितने भी मीटिंग में जाती है, वो वहां पर जो भी स्टेटमेंट होता है वो बस बोलने के लिए ही होता है। यहाँ पर उसका कुछ आपको रियलिटी में दिखता नहीं है।
और जैसा आपने बताया ऑल्टरनेटिव में मेरे ख्याल से, जैसा मैं मानता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम ग्रीन नहीं मान सकते, क्योंकि उसके जितने जो प्रभाव, जो इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर उसको हम डिकमिशनिंग कर रहे हैं टैंक की। पर इनका जो स्टेटमेंट है, ये आप 5 साल बोल रहे हैं, मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ, 20-25 साल भी नहीं दिख रहा है कि हम कोल बंद करके और हम कंप्लीटली थर्मल को हटाकर और ऑल्टरनेटिव सोर्स पे जा रहे हैं फिलहाल। क्योंकि अभी भी आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो थर्मल के, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया हो कि कोई भी थर्मल पावर का प्रोजेक्ट जो है वो, उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का कोई अभी स्टेटमेंट उनके तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे दिखा नहीं है। कोल लिंकेज की जो आप बात कर रहे हैं, जो जैसे आपके नागपुर कोल आपके छत्तीसगढ़ से जाने की क्या बात है? नागपुर के प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ से कोल निकालने की क्या जरूरत है? दूसरा, अगर आप ऑलरेडी जो कोल माइनिंग आप खोले हुए हैं, वहां से कोल एग्जॉस्ट नहीं करके आप नई जगह को क्यों खोल रहे हैं? तो ये स्ट्रेटेजीज जो आप बात कर रहे हैं कि इंटेंशन गवर्नमेंट की, वो कभी भी ये नहीं रही है कि हमें किस तरह से या तो पर्यावरण बचाना है, या किस तरह से हम पूरी तरह से अच्छी तरह से मैनेज करें। तो ये आप बात जो बोल रहे हैं वो सही है, बट ये 5-7 साल नहीं, अभी तो कभी मुझे तो नहीं दिख रहा अभी कि आसपास कभी ये बंद करने वाले हैं। क्योंकि डिकमिशनिंग जो इनका भी होना है, आपके थर्मल पावर प्लांट ओल्ड, उसका भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट जो चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 40% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और बहुत शायद उससे भी नीचे चल रहे हैं। अगर आप इनके आप रिपोर्ट्स देखें, तो एग्जिस्टिंग का तो आप कैपेसिटी इनहांस करने के बजाय नए अगर थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, वो भी एक समझ के बाहर है। और तीसरा ये आ रहा है आजकल कि जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपना कॉस्ट मीट नहीं कर पा रहे। तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, उसकी जो कॉस्ट है अगर प्रोडक्शन से कम है, तो वो कहाँ से ये सोलर पावर के साथ compete करेंगे? और उस सिचुएशन का भी गवर्नमेंट ने बस उसको अलग से कवर करके रखा हुआ है, उसको कहीं भी कुछ डिस्कशन में नहीं कि उसका क्या स्ट्रेटेजीज होगा, किस तरह से वो थर्मल पावर प्लांट चलाएंगे, इसकी कभी बात नहीं आ रही है सर। थैंक यू। मैं, क्योंकि समय बचाना है इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री में नहीं जा रहा हूँ। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से जो कोयला लाया जा रहा है गोड्डा में, और जो पूरा ड्रामा हो रहा है, ये इन इटसेल्फ इज अ बिग इश्यू, जिसपे 2 घंटे भी हमें कम पड़ेंगे। तो मैं, आपकी इजाजत हो तो महेश भाई को इनवाइट करूं। राहुल जी। हाँ हाँ, जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। या, नमस्कार महेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू, आप बने रहिए सर। हाँ हाँ। महेश पंड्या साहब, आपका जी। परिचय तो मैंने दे दिया है।